चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम देखने वाले हैं क्वालिटी टेस्ट। एक दो छोटे पॉइंट है, मैं आपको बता दूंगा बाद में, वो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन वगैरह। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी हो गया था अपना। तो सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन में 4 टाइप, फिर क्रोमेटोग्राफी डिटेल में। ये सारे जो हमने पढ़े ये क्या थे? प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। कि अगर आपको कोई इम्प्योर कंपाउंड दिया गया है या नेचर से आपने, प्लांट से, कहीं जगह से आपने नेचर से एक इम्प्योर कंपाउंड लाया है, तो उसको प्योर फॉर्म में आप कैसे लेकर आएंगे, उसमें से इम्प्यूरिटीज, अनवांटेड मटेरियल कैसे निकालेंगे। इसके अलावा भी टेक्निक्स है, ये बेसिक टेक्निक्स है। अब आपका कंपाउंड प्योर फॉर्म में आपके पास आ गया, तो इसका नेक्स्ट स्टेप होता है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्या अब इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उस डिटेक्शन टेस्ट को बोलते हैं क्वालिटी टेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटी टेस्ट। यानी इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटेटिव एनालिसिस या डिटेक्शन टेस्ट हम कहेंगे उसको। यहाँ पर क्वालिटी चेक कि कौन कौन से एलिमेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। आप लेबोरेटरी के अंदर ला के दे दिया, समझो वाइट कलर का एक पाउडर, पिंक कलर का भी हो सकता है, येलो हो सकता है, येलोइश वाइट हो सकता है, ऑफ वाइट हो सकता है, कोई भी एक कंपाउंड आपको ला के दे दिया गया और बोला कि भाई साहब इसमें से थोड़ा सा मालूम करो कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कौन कौन इसमें प्रेजेंट है। तो उसके लिए ये टेस्ट आप करेंगे। बस लिटिल अमाउंट ऑफ दैट कंपाउंड आपको लेना पड़ता है टेस्ट ट्यूब में और डिफरेंट केमिकल्स डाल के चेक करना पड़ता है। तो ईयर्स ऑफ ईयर्स, कई सालों साइंटिस्ट ने कई रिसर्च करके ये सारे कंक्लूजन्स लाए हैं, जो हमारे लिए अभी पहचानना सिंपल हो गया है। ठीक है, जैसे जैसे आप देखेंगे, पहला डिटेक्शन टेस्ट है फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेक्शन टेस्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन, वेरी सिंपल, जरा ध्यान से देखना है। तो फर्स्ट टेस्ट लेते हैं हम कार्बन के लिए। आप लेंगे सैंपल, जो आपको दिया गया है सैंपल। अगर इस सैंपल में कार्बन प्रेजेंट है, इफ, अपने को नहीं पता है कि नहीं है, अगर उसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, तो जैसे ही उस टेस्ट ट्यूब में आप लिटिल अमाउंट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड, CuO डालेंगे, आप कॉपर ऑक्साइड, जैसे ही उसमें कॉपर ऑक्साइड डाल के आप उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, तो वो 1:2 के रेशो में रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और यहां से एक कार्बन और यहां से 2 ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों कॉपर अलग हो जाते हैं। जैसे ही आपने उसमें डाला है क्या डाला आपने कार्बन के अंदर? कॉपर ऑक्साइड। आपने उसको हीट किया, शेक किया, आप उस पर थंब रखेंगे, थंब रख के उसको शेक करेंगे, आप देखेंगे कॉपर के पार्टिकल्स नीचे जमना शुरू हो जाते हैं और आपके थंब के ऊपर प्रेशर आता है। प्रेशर मतलब गैस तैयार हो रही है। आप उसको ओपन नहीं करेंगे, वैसे ही खुला रखें और उसको पैक करके रखेंगे आप। ठीक है, खोलेंगे नहीं। ठीक है, प्रेशर तैयार होगा, लेकिन वो गैस जो तैयार हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या कुछ और है, बोल नहीं सकते ना। तो उसको चेक करने के लिए आप दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेंगे लाइम वाटर। क्या लेंगे आप उसमें? लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दूसरा टेस्ट ट्यूब में लिया है। अब इस गैस को उसके अंदर छोड़ देंगे और जल्दी से बंद करके शेक करेंगे उसको। अगर अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहा, ये जो तैयार हुआ था, और ये जो अपना लाइम वाटर है, कौन है ये? लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ इंटरेक्ट करने पर क्या होता है? यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंबाइन हो जाएगा। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों मिलकर यहां पर क्या बना देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक ऑक्सीजन और आ गया है, CO3 प्लस, बचा क्या? HNOH, H2O, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या तैयार हुआ है यहां पर? calcium carbonate, and calcium carbonate is milky white in color.
ये कलर में मिल्की वाइट होता है, आप देखते ही समझ जाएंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट तैयार हुआ, ये प्रूफ करता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड था, प्रूफ करता है कि कंपाउंड में कार्बन है। तो आप टेस्ट में रिजल्ट लिखेंगे कार्बन इज प्रेजेंट, कार्बन इज प्रेजेंट। अब कार्बन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मालूम पड़ गया आपको, ठीक है। चलो, इसी में दूसरा टेस्ट है यहां पर फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन रहा तो इसी टेस्ट में, इसी रिएक्शन में, इसी रिएक्शन में क्या होता है, इसी रिएक्शन के अंदर ये हाइड्रोजन अगर सैंपल में प्रेजेंट है तो ये 2:1 के रेशो में क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कर लेता है। 2:1, ये 1:2 था, ये 2:1। यहां से दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देते हैं, H2O प्लस कॉपर चला गया। अपने को वहां पर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखेगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन अब वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड वाटर है या कुछ और है, कैसे पहचानेंगे, पी के देखेंगे। पॉइजन रहा तो, अरे समझा क्या, हाउ बोल रहे हो, अरे पी के कैसे देखेंगे, इसके लिए भी टेस्ट है। जैसे ऊपर लाइम वाटर यूज किया है, अगर ये लिक्विड में H2O यानी हाइड्रोजन है तो हम उसको ट्रीट करने वाले कॉपर सल्फेट के साथ, जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा है कि कॉपर सल्फेट क्या होते हैं, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, पता है ना आपको, व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं प्योर कॉपर सल्फेट। और ये भी बात आपको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट हमेशा वाटर के साथ 5:1 के रेशो में रिएक्शन करता है। यहाँ पर तो नंबर ऑफ मोल्स एक ही बताते ना अपन ने रिएक्शन में, लेकिन अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना, तो वो 5:1 के रेशो में रिएक्शन करता है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है CuSO4.5H2O। ये कैसे बनता है, हम 12th में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, ठीक है, या बीच में इनऑर्गेनिक में भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा। कॉपर सल्फेट विथ 5H2O, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसके अंदर वाटर है ना, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, एंड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लू क्रिस्टल। ये ब्लू क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल खूबसूरत चमकदार ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बनते हैं। समझ जाने का क्या, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बना। कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर होता है, लेकिन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट उसको पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं, 5 वाटर। तो ये कॉपर सल्फेट सिर्फ वाटर के साथ ही ब्लू कलर बनाता है। इसका मतलब यहाँ वाटर है, यहाँ वाटर है, मतलब यहाँ हाइड्रोजन है। आप रिजल्ट लिखेंगे हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। क्या लिखेंगे आप, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टेस्ट अपने को देखना है हैलोजन, सल्फर, हैलोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, इनके लिए। तो उस टेस्ट के लिए सबसे पहले अपने को एक सॉल्यूशन तैयार करना पड़ता है, एक एक्सट्रैक्ट तैयार करना पड़ता है, उसको बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो उसके लिए अपने को यहाँ पर तैयार करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है जरा ध्यान से देखिए। एक फ्यूजन ट्यूब ली जाती है जो टेस्ट ट्यूब की तरह दिखती है, छोटी सी ट्यूब होती है, इसमें सोडियम पीसेस डाल देते हैं, सोडियम पीसेस, ओके। सोडियम तो पता है आपको वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव है, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी है ना वो वाटर के साथ एक्सप्लोजन करते हैं, ठीक है। हम इसको गर्म करेंगे, रेड हॉट, पूरे लाल गर्म होने तक इसको हीट किया जाएगा, और जब ये रेड हॉट हो जाएगा इसको ट्रांसफर करेंगे हम डिस्टिल वाटर में, जो कि एक यहाँ पर डिश में रखा हुआ है पानी, ये इसमें हम ट्रांसफर करेंगे और इसको अंदर डालते हैं, इसके ऊपर वायर गॉज जाली रख देते हैं या कोई चीज से ढक देते हैं फौरन। क्यों, जब सादा सोडियम पानी के साथ एक्सप्लोजन के साथ उड़ता है तो रेड हॉट सोडियम तो खतरनाक रिएक्शन करेगा ना, और वो अंदर जाकर ट्यूब बस्ट हो जाता है, उड़ता है वो बहुत खतरनाक, जिससे पूरे सोडियम आयंस यहां पर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको,
सोडियम एक्सट्रैक्ट, जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है इसको हम हमेशा लिखेंगे Fe, मतलब उसके अंदर सोडियम आयंस है, ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट, ये अपने को यूज करना है पूरे टेस्ट के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखिए। पहला टेस्ट इसी से रिलेटेड, टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर सेकेंड नंबर का, पहला कार्बन एंड हाइड्रोजन, अब सेकेंड है फॉर सल्फर। अगर जो अपना सैंपल है उसमें अगर सल्फर है और आपने लिया सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्या लिया आपने, सोडियम एक्सट्रैक्ट। सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब कौन प्रेजेंट है अंदर, सोडियम, ये इसमें से थोड़ा सा लिया आपने, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डाला आपने, जो है मेजर करके उसको, या स्मॉल अमाउंट में रफ भी ले सकते हैं आप उसको, ठीक है। सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया प्लस उसमें अपना सैंपल डाला आपने, सैंपल, अगर सैंपल में सल्फर प्रेजेंट है तो इसके साथ रिएक्शन शुरू होता है और 2:1 के रेशो में ये बनाता है Na2S, सोडियम सल्फाइड। क्या बनाता है ये, सोडियम सल्फाइड। फिर क्या करते हैं हम, इस सोडियम सल्फाइड में हम थोड़ा सा ऐड करते हैं लेड एसीटेट। क्या ऐड करते हैं, लेड एसीटेट। आपको एसिटिक एसिड याद है, CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, H निकाल दिया तो एसीटेट, यहाँ सोडियम लगा दिया तो क्या बोलेंगे हम उसको, सोडियम एसीटेट। क्या बोलेंगे उसको, लेकिन अपने को लेड लगाने का यानी Pb, तो Pb का वैलेंस या तो 2 रहता है या 4 रहता है। अब ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होते जाएंगी। तो लेड का वैलेंस या तो 2 है या फिर 4 है, कार्बन की फैमिली में आता है वो, कार्बन की फैमिली याद है ना आपको, केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम, केमिस्ट्री सर, कार्बन और सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाते हैं, इसमें ज्यादा स्टेबल है वो, बीच में जर्मेनियम 2 भी बनाता है 4 भी बनाता है, गिव्स सन की प्रॉब्लम, टिन और लेड, ये भी 2 भी बनाते हैं 4 भी बनाते हैं, और 2 में ज्यादा स्टेबल होते हैं कुछ कुछ कंपाउंड्स में, वो डिपेंड करता है स्टेट पे, ठीक है। लेकिन यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है तो अपने को एसीटेट कितने लेना पड़ेंगे, 2 एसीटेट लेना पड़ेंगे, और एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, आपको ये तो पता है ना, मैंने बताया था आपको, सोडियम पर यानी फर्स्ट ग्रुप वाले जो रहते हैं ना एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, उन पे +1 चार्ज आता है ना, तो 2 सोडियम पे कितना आएगा, 2 प्लस, मतलब इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए सल्फर पर कितना चाहिए, 2 माइनस, समझा। इधर उल्टा है, Pb पे क्या होता है 2 प्लस, एक एसीटेट पर 1 माइनस होता है, तो 2 एसीटेट पर कितना, 2 माइनस, समझा आपको, बैलेंस हो गया। इसके 2 S माइनस, मतलब सल्फर के ऊपर 2 माइनस चार्ज, Pb पे 2 प्लस चार्ज, बैलेंस हो जाएगा ना। PbS लेड सल्फाइड, ये -2 रहता है और ये +2 रहता है, मैं छोटा सा लिख रहा हूं ताकि न्यूट्रल है वो बताने के लिए, ठीक है, सिर्फ आपको पहचानने के लिए, ठीक है। इसका नाम है लेड सल्फाइड, क्या नाम है इसका, लेड सल्फाइड तैयार हो गया, लेड सल्फाइड। बचे 2 Na और बचे 2 एसीटेट, 2 Na और 2 एसीटेट बचे हुए। अब 2 Na और 2 एसीटेट मिलकर चले जाएंगे, इधर लिख दो ऊपर 2 मोल्स ऑफ CH3COONA, CH3COONA, CH3CONA, 2 सोडियम एसीटेट चले गए, समझा। अब इसी रिएक्शन को आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, सेम रिएक्शन है लेकिन आयोनिक फॉर्म में लिखा है। कैसे लिखा है, आयोनिक फॉर्म में, उसने ये दोनों सोडियम नहीं लिखा, तो आपको सल्फर कैसे लिखना पड़ेगा, 2 माइनस, ऐसे लिखना पड़ेगा ना, जब उसके दोनों सोडियम चले गए तो सल्फर पर क्या आएगा, 2 माइनस आएगा, समझा आपको, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर दोनों एसीटेट को अगर निकाल दिया तो क्या लिखना पड़ेगा, Pb2 प्लस, अरे समझा क्या, ठीक है। और फिर Pb2 प्लस और S2 माइनस मिलकर क्या बनाएंगे, PbS लेड सल्फाइड, जो कि क्या होता है, ब्लैक PPT। क्या होता है ये, ब्लैक प्रिसिपिटेशन, ब्लैक कलर होता है इसका, जिससे आप पहचान लेते हैं कि लेड सल्फाइड बन गया।
लेड एसीटेट डालने पर अगर ब्लैक कलर मिलता है मतलब वहां सल्फर प्रेजेंट है। तो आप रिजल्ट लिखेंगे सल्फर इज प्रेजेंट, सल्फर इज प्रेजेंट। सल्फर की एक टेस्ट है, एक टेस्ट में हम सल्फर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी टेस्ट नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट। एक्चुअली सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड इसका नाम है। कैसे? ये वाला तो कॉमन रहेगा, ऊपर वाला स्टेप इसको मैं नहीं लिखता हूं, ठीक है, वो सेम रहेगा। पहला स्टेप सोडियम एक्सट्रैक्ट लिया, कंपाउंड डाला, शेक किया, अगर सल्फर रहा तो क्या बना देगा? Na2S। लेकिन अपने को Na2S दिखता नहीं ना, तो चेक करने के लिए अब आप लेंगे इस Na2S को, फिर उसी टेस्ट ट्यूब में आप थोड़ा सा डालेंगे सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। बोलो बोलो, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ये कॉमन नेम है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड होता है Na2 ब्रैकेट में Fe राउंड ब्रैकेट Cn 5 टाइम्स NO नाइट्रो, नाइट्रोसो ग्रुप है एक्चुअली, ये बाद में हम देखेंगे इसको, ठीक है। Na2 ब्रैकेट में FeCN 5 टाइम्स NO, नाइट्रोसिल ग्रुप है, NO नाइट्रोसिल। इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। क्या नाम है इसका? रिएक्शन एकदम सिंपल है, याद रखने में आसान है। ये सल्फर जाकर अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा और ये दोनों Na यहां पर आ जाएगा, तो Na2 से क्या बन जाएगा? Na4 FeCN 5 टाइम्स NO और S। अब इसका नाम है सोडियम, अंदर सल्फर आया ना, नाइट्रो थायो, सल्फर को क्या बोलते हैं? थायो प्रूसाइड या थायो नाइट्रोप्रोसाइड, समझा आपको? इसका कलर रहता है वॉयलेट। क्या कलर रहता है इसका? वॉयलेट। आप वॉयलेट कलर बनते ही समझ जाएंगे कि नाइट्रोथायोप्रोसाइड बन गया है, मतलब सल्फर इज प्रेजेंट। ओके, मैं आपको बैलेंस करके बता देता हूं। थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये तो मैंने बताया एक Na पर एक प्लस रहता है, तो 2 Na पर कितना? 2 प्लस। तो सल्फर पर क्या रहेगा? 2 माइनस। बैलेंस। एक Na पर एक प्लस रहता है, याद रखने का, एक Na पर, तो ये 2 Na पर कितना रहेगा? 1 प्लस इंटू 2। समझा आपको? हाँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हम कैसे पहचानना? अरे डायरेक्ट दिखा ना, अब लर्न कर लेना ना, अगली बार काम आएगा ना, ठीक है। हाँ चलो, ये जो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर रहते हैं ना, ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ब्रैकेट के अंदर पूरा एक काउंट होता है, ब्रैकेट के बाहर अलग काउंट होता है, इनको काउंट्रायन बोलते हैं। तो वो अभी हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये 2 प्लस बाहर बैठे हुए, मतलब ब्रैकेट के ऊपर क्या चार्ज आना चाहिए? 2 माइनस। ये 2 माइनस और ये 2 प्लस, बैलेंस। ये इतना दिया नहीं बुक में, लेकिन आपको बेसिक थोड़ा क्लियर रहना इसलिए बताते जा रहा हूं मैं। हम पढ़ेंगे ना रेडॉक्स, और डिटेल हो जाएगा चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं। सिर्फ याद कर लो बेसिक चीजें। एक Cn पर एक माइनस आता है, तो 5 Cn पर कितने आएंगे? 5 माइनस कितने आएंगे? 5 माइनस। यहां पर Fe पर 2 प्लस रहता, कितना रहता? और NO के ऊपर 1 प्लस रहता, तो 2 प्लस और 1 प्लस, 3 प्लस और 5 माइनस। ये 5 माइनस है और 3 प्लस है, तो क्या बनेगा? इसलिए इसके ऊपर -2 आया। समझा क्या? इनका टोटल ओवरऑल, समझा? अरे समझा क्या? एक Cn पर एक माइनस, तो 5 Cn पर 5 माइनस, ठीक है। और एक NO पर एक प्लस, और Fe पे 2 प्लस भी आता है, 3 प्लस भी आता है। लेकिन आप समझ जाएंगे कैसे, लर्न करेंगे ना। अरे समझा क्या नहीं है? ठीक है, हाँ चलो। अब क्या हुआ, ये दोनों Na 2 प्लस थे, वो भी यहां पर आ गए, तो अब कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस इंटू 4, 4 प्लस, तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आना चाहिए? 4 माइनस। देखो आता कि नहीं 4 माइनस। Fe कितना था? 2 प्लस,
एक CN पर एक माइनस इंटू 5, कितने माइनस 5, एक NO पर एक प्लस, और सल्फर पर कितना रहता 2 माइनस। अब काउंट करो, 5 माइनस 2 माइनस 7 माइनस प्लस 2 प्लस 1, हाँ तो +3 और -7 बराबर हो गया -4। अब आपके एनसीईआरटी में कैसे दिया हुआ है? एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, ये दोनों Na नहीं लिखा, क्या लिख दिया S2 माइनस प्लस, ये दोनों Na नहीं लिखा तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज आएगा ना, अरे बोलो ना, Cn 5 टाइम्स और अंदर कौन है NO, ऊपर क्या चार्ज आएगा 2 माइनस, रिएक्शन हुआ, ये सल्फर चला गया अंदर, तो क्या बन गया FeCN 5 टाइम्स NOS, पहले से 2 माइनस और S भी आ गया तो -4, और इसका कलर रहता है वॉयलेट कलर, समझा? तो ये हुआ डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अगर किसी कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों एक साथ प्रेजेंट रहे तो बहुत अच्छी टेस्ट सिंपल मिल जाती डायरेक्ट, फॉर सल्फर एंड नाइट्रोजन। अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट रहे तो अपना काम बहुत आसानी से हो जाता है, इतने टेस्ट करना नहीं पड़ते। कौन सा टेस्ट है वो सिंपल है, सोडियम एक्सट्रैक्ट ले लो जो शुरू में तैयार किया था थोड़ा सा, मतलब उसमें कौन है सोडियम, प्लस सैंपल ऐड करो, अगर सैंपल में सल्फर भी है नाइट्रोजन भी है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन भी होगा ना, तो ये सब मिलकर बनाते हैं NaSCN, क्या बनाते हैं NaSCN, सोडियम थायो, थायो मतलब सल्फर, साइनेट, सोडियम थायो साइनेट, जो क्या होता है रेड ब्लड कलर, एकदम लाल खून की तरह नजर आता है, जो बताता है कि इसमें सल्फर भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। समझा? फोटो और पॉज, पॉज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने टेस्ट फॉर कार्बन हाइड्रोजन देखा, नेक्स्ट फॉर सल्फर, नेक्स्ट हमने देखा फॉर नाइट्रोजन एंड सल्फर। लेकिन अगर आपको ब्लड रेड कलर नहीं मिलता है सोडियम एक्सट्रैक्ट डालने के बाद, तो इसका रिजल्ट क्या पता चलता है आपको, या तो दोनों में से कोई एक एब्सेंट है, या तो नाइट्रोजन या तो सल्फर, या दोनों भी एब्सेंट हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं? तो अगर रेड ब्लड कलर नहीं मिलता है तो हम जाएंगे सल्फर की टेस्ट की तरफ, जो हमने देखा अभी, लेड एसीटेट के साथ ब्लैक कलर मिला मतलब सल्फर इज प्रेजेंट, अगर नाइट्रोप्रोसाइड के साथ वॉयलेट देता है तब भी इसका मतलब है सल्फर इज प्रेजेंट। सल्फर चेक कर लिया। अब नाइट्रोजन के लिए स्पेशल टेस्ट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए, तो जरा ध्यान से देखो। नंबर 4, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, एक्चुअल रिएक्शन इसका दिया नहीं है, लेकिन आपको एक जनरल बेसिक आइडिया आने के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे आपने लिया यहां पर सोडियम एक्सट्रैक्ट, क्या लिया आपने, वो जो शुरू में अपन ने तैयार किया ना सोडियम सॉल्यूशन, वो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपने ले लिया, प्लस आपने अपना सैंपल लिया जो आपको लेबोरेटरी में दिया गया है सैंपल। अगर बाय चांस उसमें ओनली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर नहीं है, तो कार्बन तो होगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तीनों कंबाइन होने वाले हैं। एक सिंपल है, ये एक रफ रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, एक्चुअल नहीं है ये, ठीक है? एक्चुअल कुछ और होता है वो अलग, लेकिन आपके बेसिक लेवल पे समझाने के लिए NaCN मिलकर क्या बना देगा यहाँ पर, NaCN सोडियम साइनाइड, क्या बनाएगा सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड अंदर तैयार हो गया। बना क्या नहीं बना हमको नहीं पता है, टेस्ट ट्यूब लिया, सोडियम एक्सट्रैक्ट डाला, सैंपल डाला, अगर सोडियम साइनाइड अंदर होगा हम थोड़ा सा अमाउंट फेरस सल्फेट डालेंगे उसमें, क्या डालेंगे हम उसमें,
तो NaCN के साथ फेरस सल्फेट का रिएक्शन शुरू हो जाएगा। NaCN विथ फेरस सल्फेट, FeSO4 को कहते हैं फेरस सल्फेट। चलो और फिर बेसिक जरा ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या आता है, 2 H2SO4, पता है ना आपको। H2SO4 में 2 H प्लस रहते हैं और SO4 2 माइनस रहता है, तो ये वही SO4 है ना। हाँ, सल्फेट पे 2 तो Fe पे कितना आएगा, +2। और जब Fe पे +2 आता है तो उसको फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? और जब +3 आता है तो फेरिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? तो यहां पर ये फेरस है, कौन है ये? तो आप इसको कहेंगे फेरस सल्फेट। क्या बोलेंगे आप इसको? ओके। फिर Na को तो बचपन से जानते हैं, अब कितना चार्ज आता है, +1, तो पूरे Cn पे कितना आएगा, -1। समझा? ये रिएक्शन होता है 6:1 के रेशो में। कितना? 6:1। ये एक अकेला Fe लेकर जाता है 1 2 3 4 5 6 Cn को लेके जाएगा और क्या बना देगा, FeCN 6 टाइम। लेकिन अब चार्ज बैलेंस करना है। अभी मैंने बोला Fe पे चार्ज कितना है, 2+, एक Cn पे कितना होता है, और 2 को नहीं है। अरे अभी बताया ना मैंने, कुछ भी नहीं बोलने का, हाँ सोच के बोलने का। एक Cn पे कितना चार्ज है, एक माइनस, तो 6 Cn है। कितना हो जाएगा, -6 और +2, मतलब टोटल चार्ज कितना आना चाहिए, -4। अब इस -4 को अपने को बैलेंस करना है तो 4 Na उठाना पड़ेंगे ना यहाँ से। तो यहां पर मैं बाहर लिख देता हूं Na4, जिसका मतलब है कि एक Na पर 1+, तो 4 Na पर 4+, तो पूरा बैलेंस हो गया। क्योंकि बैलेंस कैसे करते हैं, टोटल स्क्वायर ब्रैकेट पे क्या चार्ज है और बाहर कितना चार्ज है, -4 +4 बैलेंस। इसका नाम है फेरोसाइनाइड, सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फेरोसाइनाइड। अब देखो 4 Na गए तो कितने Na बचे, अब 2 Na मतलब 2+, तो वो 2 SO4 को 2- को बैलेंस कर सकते ना, इसलिए बाहर गया Na2SO4। कौन गया, Na2SO4। समझा? सोडियम सल्फेट चला गया। लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ पप्पू इधर, अभी भी अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब फेरोसाइनाइड में क्या करेंगे अपन, फेरोसाइनाइड में थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड डालेंगे। क्या डालेंगे, चलो अब इस फेरोसाइनाइड को लेकर आ जाओ यहां पर। Na4 FeCN 6 टाइम आ गया। चार्जेस तो समझ में आ गए ना, अब लिखने की जरूरत है क्या, नो नीड। प्लस फेरिक क्लोराइड, क्या डाला इसमें, फेरिक क्लोराइड डाल दिया Fe। इसका नाम फेरिक क्लोराइड है। क्या नाम है इसका, फेरिक क्लोराइड। अगर नाम नहीं भी मालूम है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, एक Cl पर एक माइनस होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में सोडियम लिथियम फर्स्ट ग्रुप वालों पर 1+ रहता है ना, तो पूरे हेलोजन पर जनरली चार्ज कितना आता है, -1। उसके अलावा भी आता है लेकिन जनरली -1। तो -1 3 Cl है, इंटू 3 कितना हो गया, -3। तो -3 को बैलेंस करना है तो Fe को +3 बनाना पड़ेगा ना, और +3 बोले तो कौन रहता, फेरिक क्लोराइड। कौन रहता है, फेरिक क्लोराइड। अब ये लेंगे हम 4, ये रेशो आपको याद रखना है, ये 3:4 के रेशो में होता है। कितना, 3:4। अब देखो ये फेरिक कितने अपने पास, 4, Fe4 इन ब्रैकेट, ये पूरा आ जाएगा ब्रैकेट, FeCN 6 टाइम। ऐसे कितने अपने पास फेरोसाइनाइड, 3 है ना, ये 3 है ना, 1 2 3, पूरे 3 यहां पर आ गए। अब 3 कहां पर लिखेंगे, ऐसे लिखते बाहर ब्रैकेट के। समझा आपको कि फेरोसाइनाइड फेरोसाइनाइड फेरोसाइनाइड, और इधर 4 Fe। समझा, ये पूरा एक साथ कॉम्प्लेक्स तैयार करता है। बैलेंस कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज क्या आता है, कितना आता है, यहां -4 आएगा, -4 एक फेरोसाइनाइड पर आता, अपने पास 3 है, 4 तिया, अरे 4 3 जा, तो 12 माइनस हो गए,
एक Fe पर चार्ज कितना है फेरिक पे? तो 4 Fe है। 4 3 जा 12 प्लस 12 माइनस बैलेंस, बाहर है फेरिक तो नाम है फेरी। फेरो अंदर है, फेरी फेरोसाइनाइड, क्या बोलते हैं इसको? जो कि पर्शियन ब्लू कलर देता है। पर्शियन ब्लू कलर, एकदम ब्राइट ब्लू कलर नजर आता है, समझ जाना फेरी फेरोसाइनाइड तैयार हो गया। इतना सारा रिएक्शन होने के बाद पता चलता है कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। कितने सीएल है? 3 4 जा, टोटल सीएल कितने हैं? 12। सोडियम 4 3 जा 12 Na और 12 Cl, क्या बनाएंगे? 12 NaCl, बैलेंस हो गया। अब आपके बुक में कैसे दिया है देखो, एनसीईआरटी में, जरा ध्यान से, दोनों आपको मालूम होना चाहिए। शॉर्ट में दिया है ऐसे, कैसे दिया है उसने? ये जो दिख रहे ना आपको 6 NaCl, Na नहीं लिखा, पिंकी इधर देखो 6 Na नहीं लिखा, अरे उसने 6 Na, अब देखो मत किसको बोला मैंने, सबको नाम देता नहीं तो एक एक में, ठीक है? हाँ, ये 6 Na नहीं लिखा, सिर्फ Cn लिखा, तो क्या लिखेंगे? 6 Cn माइनस, बरोबर? बराबर है कि नहीं है? 6 Cn माइनस प्लस, इसका SO4 नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे? Fe2 प्लस, तो क्या बनाएगा ये? एक Fe और 6 Cn, FeCN 6 टाइम। अब Na बाहर तो आने वाले नहीं है, इसलिए यहां पर -4 बताना पड़ेगा ना। अरे बोलो ना, यहाँ -4 शो करना पड़ेगा। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि बाहर Na नहीं है ना, क्योंकि यहाँ भी Na नहीं लिखा है ना। अरे बोलो ना, ये कौन है? फेरोसाइनाइड। कौन है ये? अब एग्जाम में दोनों भी आ सकते हैं, ये भी फेरोसाइनाइड है, आपने पहचानना। ये फेरोसाइनाइड आयन है और ये एक्चुअल सोडियम फेरोसाइनाइड है, ठीक है? दोनों सेम है, विद Na विदाउट Na, समझा? अब इसको लेने का, यहां पर जैसे इसको लिया, देखो कितने लिया? सिर्फ Na नहीं लिखना है, 3 मोल्स ऑफ FeCN 6 टाइम, ऊपर 4 माइनस, कितने लिया? 3। अरे 3 लिया ना, 4 कहाँ है? कुछ भी बोलते बच्चे, अरे पहले सुनने का अच्छे से। हाँ, कितने लिया है? 3। अब बोलो यहां पर फेरिक क्लोराइड कितने लिया था? 4 है ना, लेकिन Cl नहीं लिखने का, डायरेक्ट आयनिक लिखने का, आयंस Fe3 प्लस, समझा? बुक में ऐसे दिया हुआ है। ऐसे टाइप को क्या बोलते हैं पता है आपको? रिएक्शन इन आयोनिक फॉर्म। रिएक्शन इन मतलब आयंस लिखते हैं सिर्फ, प्लस माइनस वाले, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं रहता है। चलो अब क्या होने वाला है? चारों Fe, देखो चारों Fe, ये 4 Fe आ गए यहां पर, चारों भी Fe। ये फेरोसाइनाइड कितने? 3, तीनों फेरोसाइनाइड यहां पर आ गए, FeCN 6 टाइम, 4 3 जा 12 प्लस 4 3 जा 12 माइनस, तो न्यूट्रल रहेगा, कोई चार्ज आएगा, ये देगा पर्शियन ब्लू कलर। समझा क्या? नो प्रॉब्लम। इसका फोटो लो और पॉज करो, थोड़ा सा ध्यान से देखो सब लोग। नंबर 5, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। थोड़ा बड़ा रिएक्शन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। उसने एक्चुअली पूरी रिएक्शन दिया नहीं आपको, शॉर्ट में बस बता दिया। उसने एक्चुअली क्या किया? उसने लिया फॉस्फोरिक एसिड, डायरेक्ट रिएक्शन लिया उसने, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? H3PO4 प्लस उसमें लिया है अमोनियम मॉलिब्डेट। क्या लिया है? अमोनियम मॉलिब्डेट होता है, अमोनियम मतलब NH4, अमोनियम 2 टाइम्स, और यहां पर लिया है मॉलिब्डेट का मतलब होता है MoO4,
MoO4, अमोनियम मॉलिब्डेट। ये कितने मोल्स लिया है उसने? 12। कितने लिया है? 12। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। और उसने लिया 21 नाइट्रिक एसिड। क्या लिया है? 21 नाइट्रिक एसिड। और ये रिएक्शन को किया है। एक्चुअली ये फॉस्फोरिक एसिड कैसे बना है? हम सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, हम लेते हैं सैंपल को हीट करते हैं, तो यहां पर तैयार होता है सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट। ये सोडियम फॉस्फेट में पेरोक्साइड डालते हैं। क्या डालते हैं? पेरोक्साइड, H2O2। तो तैयार होता है फॉस्फोरिक एसिड। आपको डिटेल नहीं है, सिर्फ ऐसे ही याद रखो आप। 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड, बोलो कौन है ये? 1 मोल क्या लिया है? फॉस्फोरिक एसिड। और ये है अमोनियम मॉलिब्डेट। कौन है ये? अमोनियम मॉलिब्डेट। ये रिएजेंट है अपना, अमोनियम मॉलिब्डेट। और क्या लिया? नाइट्रिक एसिड। और इसको हीट करते हैं। ये रिएक्शन होने के बाद क्या होता है? ये फॉस्फो PO4 दिख रहा है ना आपको? PO4 की वैलेंसी कितनी है? 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है ना। तो PO4 की वैलेंसी कितनी है? जैसे SO4 की 2 थी ना, 2 बॉन्ड बनाया था ना SO4 ने, अभी देखा ना अपन ने। तो ये बनाता है 3। ये फॉस्फो ग्रुप यानी फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है? देखिए, अमोनियम आ गए हैं 3। अमोनियम कितने? 3। और वो फॉस्फेट के साथ बाइंड हो गए। अमोनियम फॉस्फेट क्या बन गया? ये कहां से आए 3 अमोनियम? 12 3 12 दूनी और वाह 12 दूनी 24। 24 में से 3 आ गए, कितने बचे? 21। कितने बचे? उठा के रखो, हाँ याद रखो। वो 3 आ गए 24 में से, यहां पर 3 आ गए। और फॉस्फेट यहां से आया है, आ गया डॉट, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है बड़ा। अपने पास MoO4 भी कितने हैं? 12। MoO4 भी कितने अपने पास? 12। इसको बोलते हैं मॉलिब्डेट। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे धीरे से बोल सकते हैं, 12 12 ऐसा। अच्छा ठीक है, इधर देखो, जैसे SO4 सल्फेट होता है ना, वैसे MoO4 मॉलिब्डेट। मॉलिब्डेनम एलिमेंट है, मॉलिब्डेनम। जैसे SO4 सल्फेट, तो वैसे MoO4 मॉलिब्डेट। समझा आपको? तो इसमें से 12 मॉलिब्डेट यहां पर आएंगे, लेकिन मॉलिब्डेट बनकर नहीं, मॉलिब्डेनेट बनकर आएंगे, मतलब O3 बन के आएंगे। मतलब 12 MoO4 में से हर MoO4 ने एक एक ऑक्सीजन लॉस किया। सबने कितने ऑक्सीजन लॉस किए? मतलब MoO4 से बन गए सब MoO3। सबने एक एक ऑक्सीजन लॉस किया। कितने ऑक्सीजन लॉस हुए याद करो? अरे कितने लॉस हुए? कितने निकले बाहर? 12 निकले ना। सबने एक एक दिया तो 12 निकलेंगे ना। तो मैं बोल रहा हूं याद रखो, अभी पूछने वाला हूं मैं। कितने ऑक्सीजन निकले बाहर? हाँ 12। हाँ, और अमोनियम कितने निकले थे? 21। याद है ना? चलो, इसका नाम है अमोनियम, वही जो नाम था अमोनियम। और बीच में कौन आ गया? फॉस्फो मॉलिब्डेनेट। मॉलिब्डेट से मॉलिब्डेनेट। इसका कलर रहता है येलो। इससे पहचाना जाता है कि फॉस्फोरस इज प्रेजेंट। बाकी का बैलेंस करेंगे, चलो। हाँ, अपने पास अमोनियम कितने बचे थे? 21। और अपने पास नाइट्रेट भी 21 है ना? 21 नाइट्रेट, 21 अमोनियम, 21 नाइट्रेट, मतलब 21 अमोनियम नाइट्रेट। समझा? ऑक्सीजन कितने बचे थे? 12। चलो पहले हाइड्रोजन देख लो, कितने हाइड्रोजन है अपने पास? कितने हाइड्रोजन है? 21। और ये 3 कितने हो गए? 24। 24 हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन। 8 नहीं ना, 12 ऑक्सीजन ना। अरे भाई 12 थे ना ये?
सबने एक एक लॉस किया तो 12 ऑक्सीजन बचे थे ना। 8 कौन बोला, बीच में भी है। हाँ हाँ, 12 ऑक्सीजन और 24 12 H2O हो गया बैलेंस। 12 टू जा और 12 ऑक्सीजन बराबर। ये टेस्ट बताता है कि फास्फोरस इज प्रेजेंट। समझा? नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो रिपीट देख सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं बैलेंसिंग कैसे हुआ है। समझा आपको? तो चलिए यहाँ पर ये टेस्ट कंप्लीट हुए, क्वालिटी टेस्ट। इसके बाद आएंगे क्वांटिटेटिव टेस्ट। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है कंपाउंड में, अब कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। अपने परसेंटेज निकाल सकते हैं अपन, ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स और ऐसे फॉर्मूला साइंटिस्ट ने बनाए। समझा क्या? क्योंकि वो साइंटिस्ट क्या करते थे, दिवाली की छुट्टियों में ये काम करते थे, नानी के घर पे नहीं जाते थे। समझा क्या आप लोग? ठीक है, चलो स्टॉप कर दो।